हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। जैसा कि आज हम आपके लिए एक नया वीडियो इतिहास विषय के MCQs के प्रश्नोत्तर का लेकर के आए हैं, जो हमारा अध्याय 25 है। अब तक के हमने 24 अध्याय चैप्टर वाइज बहुविकल्पी प्रश्नों की एक श्रृंखला को पढ़ा। आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है नरमपंथी या उदारवादी चरण। यानी कांग्रेस जो थी दो भागों में बट गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी, और या जब दो भागों में बटी, यही नरमपंथी और गरमपंथी, उदारवादी और उग्रवादी दो भागों में बट गई थी। उन्हीं दोनों भागों को हमने दो वीडियो के रूप में संकलित किया, जिसमें आज हमारा पहला वीडियो उसमें से है नरमपंथी या उदारवादी चरण। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज के वीडियो में हमने शामिल किए हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल नंबर 1, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वह 1885 ईस्वी में हुई थी। दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। और इसको स्थापित करने का या इसको बनाने का जो तात्कालिक कारण थे वो कई सारे कारण थे, लेकिन यहाँ जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक कारण ऐसा है जो इसकी स्थापना से जुड़ा हुआ नहीं है। उसी उत्तर को हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए है 1870-80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये तात्कालिक कारण था या नहीं था? या ऑप्शन बी 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था? या ऑप्शन सी है 1853 ईस्वी का इल्बर्ट विधेयक विवाद? या ऑप्शन डी 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम? तो जो ऑप्शन बी, सी, डी हमारे हैं 3 ऑप्शन नीचे के, यह तीनों ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के तात्कालिक कारण रहे। लेकिन जो ऑप्शन ए है 1870 से 80 का जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का तात्कालिक कारण नहीं था, बल्कि यह कोई कारण नहीं था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए रिपन, ऑप्शन बी लिटन, ऑप्शन सी डफरिन, ऑप्शन डी नॉर्थब्रुक। तो लॉर्ड लिटन ब्रिटिश वायसराय ऐसा वायसराय था जिसने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें और आप उनसे अपना अध्ययन करें और अपनी तैयारी करते रहें। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु
21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई कब लागू हुआ था? 1882 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में। तो यहाँ हमारा उत्तर है 1880 ईस्वी, ऑप्शन सी। अगला सवाल, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए, देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, या ऑप्शन बी, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, या प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनः अन्वेषण, या उपर्युक्त सभी। तो जो उपर्युक्त तीनों बातें हैं, इन्होंने 19वीं सदी के चतुर्थांश में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में भारत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, या ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, ऑप्शन सी है डफरिन के काल में, या फिर ऑप्शन डी है नॉर्थ ब्रुक के कार्यकाल में। तो जो एल्बर्ट बिल विवाद था यह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में उभरा था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? सन 1905 में बंगाल का विभाजन अंग्रेज वायसराय के द्वारा किया जाता है। तो यह विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया, या ऑप्शन सी हमारा लॉर्ड लिटन ने किया, या लॉर्ड मिंटो ने किया। तो जो 1905 में बंगाल विभाजन किया वह लॉर्ड कर्जन ने किया। वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? ऑप्शन ए रफ़ी अहमद किदवई थे, ऑप्शन बी M.A. अंसारी थे, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी थे, या ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था वह बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? A.O. होम ने कहा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, या दादा भाई नौरोजी ने कहा था? तो दादा भाई नौरोजी ने ये कहा था कि ब्रिटिश शासन एक स्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 9 आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब पहली बैठक हुई तो उसमें कितने कुल प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए हमारा है 72 प्रतिनिधि, ऑप्शन बी 86 प्रतिनिधि, ऑप्शन सी 93 प्रतिनिधि, ऑप्शन डी 101 प्रतिनिधि। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब पहला अधिवेशन हुआ या प्रथम बैठक हुई तो इसके प्रथम सत्र की बैठक में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? ऑप्शन ए जॉर्ज यूले ने, ऑप्शन बी वेडर बर्न ने, ऑप्शन सी कादम्बिनी गांगुली ने, या ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं। तो वेडरबर्न ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? ऑप्शन ए नॉर्थ ब्रुक ने, ऑप्शन बी लिटन ने, ऑप्शन सी डफरिन ने और ऑप्शन डी कर्जन ने। तो डफरिन ऐसा वायसराय था जिसने एक सार्वजनिक भाषण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया और उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी। लॉर्ड डफरिन वह व्यक्ति था। ऑप्शन सी इसका जवाब। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1838 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में, 1836 ईस्वी में या 1837 ईस्वी में? तो भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1837 में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? ऑप्शन ए जमींदार के कल्याण के लिए, ऑप्शन बी किसानों के लिए, ऑप्शन सी शिल्पकारों के लिए या उपर्युक्त सभी के लिए? तो जो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी वह जमींदारों के लिए की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो यह स्थापना उन्होंने कहाँ की थी? बम्बई में की थी, लंदन में की थी या ग्लासगो में की थी या अबरदीन में की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना की वह लंदन में की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, महादेव गोविंद रानाडे ने या उपर्युक्त सभी? तो 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? लैंसडाउन ने, कर्जन ने, डफरिन ने, एल्गिन ने? तो यह जो पंक्ति हैं कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा, एल्गिन ने कहा था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फ़ायदों का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, इनमें से कोई नहीं? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फ़ायदों का ज्ञान है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टर करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय ने कहा था, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ऑप्शन सी विपिन चंद्र पाल ने कहा था या इनमें से कोई नहीं? तो उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने उदारवादियों के संबंध में ये कहा था कि अगर हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टर करके चुप होते रहे तो हमें अपने प्रयासों में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान युद्ध व्यक्ति कहा जाता है? निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? महात्मा गांधी को, बाल गंगाधर तिलक को या दादा भाई नौरोजी को या मदन मोहन मालवीय को?
भारत का महान वृद्ध व्यक्ति या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? लॉर्ड जनरल के कार्यकाल के दौरान, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के दौरान या लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में या ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित किया गया था। ऑप्शन है इसका सही जवाब। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? CR दास, ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम सत्येंद्र नाथ टैगोर था। ऑप्शन सी बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी माइकल हुम, ऑप्शन सी एलन ऑक्टेवियन हुम या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक थे वह एलन ऑक्टेवियन हुम थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इन्हें संक्षिप्त में AO हुम के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दिनशा वाचा, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? उग्रवादियों ने, वामपंथियों ने, गांधीवादियों ने या इनमें से कोई नहीं? उदारवादियों की कार्य पद्धति को भिखमंगी राजनीति की संज्ञा देने वाले उग्रवादी थे। उग्रवादियों ने उदारवादियों की कार्य पद्धति को भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी। ऑप्शन है इसका सही जवाब। अगला सवाल, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की, दादा भाई नौरोजी ने 1904 में की, दादा भाई नौरोजी ने 1906 में की या इनमें से कोई नहीं? तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की जो मांग सबसे पहले उठी और सबसे पहले मांग की गई वह दादा भाई नौरोजी ने 1904 में की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? ऑप्शन ए सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी वीर राघवाचार्य, ऑप्शन सी RC दत्ते, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो अरविंद घोष ने नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक की लेखों की श्रृंखला से की। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की, एनी बेसेंट ने की,
दादा भाई नौरोजी ने की, बाल गंगाधर तिलक ने की। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने ये वक्तव्य दिया? आर.सी. दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो राजा जनता के लिए बने हैं और जनता राजा के लिए नहीं बनी है, यह वक्तव्य दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया? सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी वह व्यक्ति थे जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किए गए। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? 1884 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में। तो इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? 1886 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में या 1895 ईस्वी में, 85 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय 1886 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल हमारे सामने आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. होम थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे या बाल गंगाधर तिलक थे? तो भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? गणेश अगरकर ने की, बाल गंगाधर तिलक ने की, दादा भाई नौरोजी ने की, फिरोज शाह मेहता ने की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता थी वह दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को, एम.जी. रानाडे को, दादा भाई नौरोजी को या बाल गंगाधर तिलक को? तो जो ऊपर के हमारे तीन नेता हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, यानी गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे और दादा भाई नौरोजी, या तीनों ही नरम दल के, कांग्रेस के नरम दल के नेता थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक गरम दल या उग्रवादी दल के नेता थे। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जी.के. गोखले। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे, जैसा कि अभी हमने पिछले सवाल में ही बताया, या नरमपंथियों में नहीं थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे थे, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था, या ए.ओ. होम इसके प्राचार्य थे, या इनमें से कोई नहीं? तो आधुनिक भारतीय इतिहास में जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय प्रसिद्ध है, उसकी प्रसिद्धि का जो प्रमुख कारण है वह ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह यही हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? एक, ऑप्शन ए सैद्धांतिक प्रजातांत्रिकरण, ऑप्शन बी प्रतिगामी राष्ट्रवाद, ऑप्शन सी संवैधानिक आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था और उनके आंदोलन का जो मुख्य ढंग था वह था संवैधानिक आंदोलन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? अहमदाबाद में, इलाहाबाद में, कलकत्ता में, बम्बई में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी वह बम्बई में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 41, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए ओ होम को, रविंद्रनाथ टैगोर को, जॉर्ज यूल को या विलियम वेडरबर्न को? तो हर्मिट ऑफ शिमला जो कहा जाता है वो ए ओ होम को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, एन बनर्जी? तो दादा भाई नौरोजी ऐसे प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? दीनबंधु मित्रा ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने? तो ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। आज हमने नरम पंथ यानी कांग्रेस के नरम पंथ उदारवादियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में संकलित किया। अगला वीडियो में हम कांग्रेस का जो गरम दल, जिसको उग्रवादी दल या गरम पंथियों के नाम से जाना जाता है, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित करेंगे और उस वीडियो को लेकर के हम आपके सामने बहुत जल्द आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। और बने रहे हमारे साथ, देखते रहें पॉइंट ऑफ लर्निंग। ताज़ा तरीन नई जानकारियों के साथ बहुत जल्द आते हैं। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए पॉइंट ऑफ लर्निंग।